मुलांना आतापर्यंत तुम्ही अनेक समाजसुधारकांची म्हणजे सोशल वर्कर किंवा सोशल रिफॉर्मर यांची नावे ऐकलेली असतील, ज्यांनी समाजाची सुधारणा केलेली आहे. जसं की सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आझाद. या सर्व लोकांना आपण काय म्हणतो? समाजसुधारक म्हणतो. त्यांनी समाजाला नवी दिशा दिली, समाज सुधारणूक केली. त्यांना आपण सोशल वर्कर किंवा सोशल रिफॉर्मर असे म्हणतो. तर आज आपण पंडिता रमाबाई हा पाठ अभ्यासणार आहोत. हा पाठ अनुपमा उजगरे यांनी लिहिलेला आहे. अब देखो, ये जो पहला पैराग्राफ होता है ये इंट्रोडक्शन होती है चैप्टर की या पोएम की. तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है. प्रस्तावना में क्या बताया गया? देखो, स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे. मतलब यहाँ पर क्या बताया कि पंडिता रमाबाई के जीवन में बहुत सारा दुख था, संघर्ष था, फिर भी ये भूल कर उन्होंने क्या किया? इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवले. यानी दूसरी जो महिलाएं उनके जैसी जिनके लाइफ में संघर्ष है, दुख है, उनका दुख उन्होंने दूर किया. इसका वर्णन इस पाठ में लेखिका डॉक्टर अनुपमा उजगरे इन्होंने किया है. तो चलो देखते हैं इस पाठ में उन्होंने क्या बताया. कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहली सभा होती. यानी कोलकाता शहर में एक देशभक्त रहते थे जिनका नाम था आनंद मोहन. उन्होंने क्या किया था? स्त्रियांसाठी खास सभा स्त्रियाँ यानी खास करके जो लेडीज़ है उनकी मीटिंग बुलाई थी अपने घर पर. उसके बारे में लिखेगा कहती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती. यानी इंडिया में से वो स्त्रियांची पहली सभा होती, भारत के महिलाओं की पहली सभा थी. मतलब उसके पहले महिलाओं को सभा में या किसी प्रोग्राम में जाने की अनुमति नहीं थी. प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भारतातील स्त्रियांची पहली सभा कौन थी? तो उसका प्रश्न उत्तर कैसे आएगा? यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. अब देखो, पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले. पंडिता रमाबाई उस सभा में गई थी जो सभा कोलकाता शहर में आनंद मोहन ने अरेंज किए थे. लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कोलकाता शहर की भाषा कौन सी है? पश्चिम बंगाल स्टेट की बंगाली भाषा. लेकिन बंगाली भाषा पंडित रमाबाई को नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले. तो वहाँ पर उन्होंने जब स्पीच दिया, भाषण किया, तो कौन सी भाषा में भाषण किया? उन्होंने संस्कृत भाषा में. यहाँ पे प्रश्न ऐसा आ सकता है कि पंडिता रमाबाईंना ही भाषा येत नव्हती, तो उत्तर आएगा बंगाली भाषा. पंडिता रमाबाईंनी या भाषेतून भाषण केले, तो उत्तर आएगा संस्कृत. बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला. फिर उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया, उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन बंगाली भाषा में किसी और ने किया. स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्ये ठरली. ऐसा प्रश्न आएगा कि त्या महिलांच्या देशभक्त आनंद मोहन यांनी बोलवलेल्या महिलांच्या सभेची वैशिष्ट्ये सांगा. 3 बॉक्सेस रहेंगे वहाँ पे. 3 वैशिष्ट्य आपको बताना पड़ेगी. तो कौन कौन से वैशिष्ट्य? स्त्रियांची पहिली सभा यानी महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए पहली सभा थी. पहली स्त्री वक्ता, वक्ता यानी जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, उन्हें मराठी में वक्ता कहते हैं. तो पहली स्त्री वक्ता, पहली स्त्री यानी महिला वक्ता थी वहाँ पे. कौन थी वो? पंडिता रमाबाई. तो पंडिता रमाबाई ने तो सबसे पहले वहाँ पर भाषण दिया था, ये एक उसका वैशिष्ट्य था. दूसरा, वो सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद. और वहाँ पर जो भी ट्रांसलेशन किया गया, मौखिक यानी ओरल ट्रांसलेशन किया गया पंडित रमाबाई के भाषण का संस्कृत में से बंगाली भाषा में. तो ये 3 वैशिष्ट्य है पंडिता रमा उस सभा की जो देशभक्त आनंद मोहन ने अरेंज किए थे. तो ये 3 उसके वैशिष्ट्य हैं. एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन
स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। यानी ये बहुत पुराना ज़माना था। और तब क्या है, एक पर प्रांत यानी दूसरा स्टेट, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में गई थी, यानी वो उसके लिए दूसरा प्रांत था। और ये पंडिता रमाबाई बेसिकली कहाँ से थी, बिलोंग करती थी महाराष्ट्र से। तो पर प्रांतातील परभाषक स्त्री, परभाषक मतलब देखो पश्चिम बंगाल में गई थी कोलकाता में, वहाँ की भाषा थी बंगाली। परभाषक यानी दूसरी भाषा वाली महिला स्त्री, और इनकी भाषा थी संस्कृत स्त्री। महाभारत कालीन संदर्भ देवन, महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत में कुछ संदर्भ, कुछ रेफरेंस देकर कि महाभारत में कैसे महिलाओं ने पराक्रम बताया था, इसके बारे में उन्होंने उस अपने भाषण में बताया। देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, यानी स्त्रिया की जो सभा थी, महिलाओं की सभा थी, प्रोग्राम था, फंक्शन था, वहाँ पर उन्होंने प्रबोधन किया। प्रबोधन कहते हैं यानी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना और लोगों को रिफॉर्म करना, सोशल रिफॉर्म करना, उसे कहते हैं प्रबोधन करते। ही घटना फार आगड़ी वेगड़ी होती है, यानी उस वक्त आगड़ी वेगड़ी यानी बड़ी अजीब घटना थी, ऐसी घटना को किसी ने कभी देखा नहीं था। अब आगे देखो, आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। बाद में क्या हुआ देखो, आई वडील व बंधू यानी उनकी मदर, फादर और बंधू यानी भाई ब्रदर, यांच्या निधनानंतर, यानी निधन यानी उनकी डेथ हो गई, आई वडील व बंधु एकटे जगने की, तो उनको रियलाइज हुआ कि एकटे जगने कितनी कठिन है, वो अकेले कैसे जी सकती है। तो हे अनुभव ले, इसका अनुभव करने के बाद उन्होंने क्या किया, रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले, यानी उन्होंने अपनी मैरिज करने की, शादी करने का डिसाइड किया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाले। किसके साथ शादी की उन्होंने, बिपिन बिहारी मेधावी। ऐसा प्रश्न आएगा कि पंडिता रमाबाई यांच्या पतीचे नाव, तो आंसर है बिपिन बिहारी मेधावी। बिपिन बिहारी मेधावी कौन थे, विद्वान वकील, यानी विद्वान यानी स्कॉलर, एक लॉयर थे वो, और ख्याति मतलब उनके फेमस थे वो कि विद्वान वकील है। यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या, पूरे कायदे कानून के साथ उनके साथ उन्होंने शादी की। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे, म्हणजे यानी उनकी शादी हुई पंडिता रमाबाई, उस वक्त उनका वय यानी एज कितना था, 22 वर्षांचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। ये सेंटेंस क्यों दिया गया कि त्यावेळच्या रूढींच्या, उस वक्त की जो मान्यताएं थी उसके हिसाब से पंडिता रमाबाई की एज बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि तब 22 वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता था। विवाहानंतर 2 वर्षांच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले। अब देखो पंडिता रमाबाई के बारे में क्या हुआ कि उन्होंने बिपिन बाबू से शादी तो की, लेकिन विवाहानंतर 2 वर्षांच्या, 2 साल के अंदर अंदर बिपिन बाबूंचे निधन झाले। बिपिन बाबू की भी डेथ हो गई, उनके पति की भी डेथ हो गई। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आले। उनकी एक बेटी थी, तान्ह्या मुलीला, तान्ह्या यानी क्या, बहुत छोटी सी बच्ची थी, तो उसको लेकर वो महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंती, महाराष्ट्र में जो सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, अभी बंगाल से महाराष्ट्र में आ जाओ। तो वो अपने छोटी सी बच्ची को लेकर तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या, पुणे शहर में वो आई। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। पुणे में आने के बाद, महाराष्ट्र में आने के बाद उनका पहला व्याख्यान, यानी क्या, व्याख्यान का मतलब होता है भाषण, स्पीच। तो पहला व्याख्यान उन्होंने वहाँ के जो एक समाज सुधारक थे न्यायमूर्ती रानडे, उनके घर पर एक स्पीच दी, एक भाषण दिया। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि प्रत्येक आठवड्यात, यानी हर हफ्ते में, आठवड़ा यानी 7 दिवसांचा समूह, हफ्ता या वीक कहेंगे, हर वीक में एक एक का घरी, और हर एक घर को, अलग अलग घरों को उनका व्याख्यान, उनका भाषण होगा, ये डिसाइड किया गया। बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। उस वक्त तक जो पुरुष थे, जो जेंट्स थे, उन्होंने कोई महिला कैसे भाषण करती है कभी नहीं देखा था। और जब उन्होंने सुना कि पंडिता रमाबाई भाषण देती है, एक महिला भाषण देती है, तो उन्हें हे पाहण्याची उत्कंठा लागली होती, यानी उन्हें लग रहा था कि कब हम देखें कि कोई महिला किस प्रकार से भाषण करती है। व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे। मतलब देखो, जो भी पंडिता रमाबाई का व्याख्यान होता था, भाषण होता था, और उसके लिए जो निमंत्रण पत्रिका मतलब इनविटेशन भेजा जाता था लोगों को, लेकिन उसमें एक अट थी, एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि प्रत्येकाने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, यानी उसको एडमिशन, प्रवेश नहीं मिलेगा भाषण सुनने के लिए, एंट्री नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपने साथ एका स्त्रीला, यानी कि महिलाओं को, किसी एक अपने घर की महिला को भाषण सुनने के लिए नहीं लाता।
इस प्रकार से वो कंडीशन थी। अशी आठवण आपल्या सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली होती। ये इन्विटेशन के बारे में, ये कंडीशन के बारे में किसने लिख कर रखा है? काशीबाई कानिटकर। और ये क्या, अपने सासऱ्यांबरोबर, जो इनके फादर इन लॉ थे उनके साथ वो पंडिता रमाबाई का भाषण सुनने गई थी और ये आठवण, ये मेमरी उन्होंने लिख कर रखी है। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। यानी यहाँ पे पंडिता रमाबाई के क्या विचार थे? स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, महिलाओं ने क्या करना चाहिए? सीखना व सिखाना चाहिए दूसरों को। त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले, जो अपनी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसका ज्ञान लेना चाहिए। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली। जो अंग्रेज का शासन था तब, तो उन्होंने क्या किया? हंटर कमीशन से एक सिफारिश की कि स्त्रियांना शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी, एज ए टीचर लेडीज़ आगे आए, महिला आगे आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने उन्हें शिष्यवृत्तियाँ दिल्या, शिष्यवृत्तियाँ यानी स्कॉलरशिप देना चाहिए, अशी सिफारिश, ऐसा सिफारिश उन्होंने हंटर कमीशन के पास की थी। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला। पण अशा कार्यांची समाजाला काही गरज आहे हा विचार काहींना पटला नहीं। तो महाराष्ट्र में आने के बाद रमाबाई ने क्या किया कि उनको सेवा करने की थी। किसकी सेवा करने की थी? अनाथ। अनाथ यानी क्या करनी? ऑर्फन, यानी जिसके माँ बाप नहीं है। अपंग यानी जो अपाहिज होते हैं, फिजिकली डिसेबल होते उनकी। विधवा यानी, विधवा ऐसी महिला को कहा जाता है जिसके पति की डेथ हो गई। तो इन प्रकार के महिलाओं की सेवा रमाबाई को करनी थी, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिर पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळालं। पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के जो धनवान लोग थे, श्रीमंत लोग थे और पुढारी जो लीडर्स लोग थे, उनको उन्होंने पत्र लिखकर समझाया कि मुझे इसके लिए अनाथ, अपंग, विधवा इन लोगों की सेवा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, पैशांची आवश्यकता आहे। लेकिन क्या हुआ देखो, पण अशा कार्यांची समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं। यानी इन सारे धनवान या पुढारी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इस प्रकार के कार्य की क्या ज़रूरत है समाज में, ठीक है, इसलिए उन्होंने मदद नहीं की। लेकिन बाद में क्या हुआ? एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। लेकिन एक उदार गृहस्थ था, मतलब जो पैसा दे सकता था, ऐसे गृहस्थ यानी व्यक्ति, पर्सन, उसने क्या किया? रमाबाई को 10,000 रुपये देऊन 10,000 रुपये दिए, लेकिन एक अट रखी, एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन थी? त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये तो दूंगा, लेकिन उसमें क्या है, जो काम 40,000 रुपये में हो सकता है वो काम आप 10,000 रुपये में करके दिखाओ, तब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब देखो इंडिया के, भारत के जो भी महिलाएं थी उनके बारे में रमाबाई के विचार क्या थे? मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत। वो कहती थी कि भारत में सब स्त्रियाँ, यानी उनका रिलीजन, कास्ट कुछ भी हो, मला सारख्याच आहे, मेरे लिए इक्वल है, एक जैसे है सब। जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे, वो कहती थी जब तक मेरे शरीर में खून का एक आखिरी बूंद है तब तक, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी परांगमुख होणार नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहेगी तब तक मैं क्या करूँगी? स्त्री जाति से कल्याण यानी महिलाओं का कल्याण, उनकी भलाई वो सुधारना और उनका लाइफस्टाइल में सुधारूंगी। करण्याच्या कामापासून मी परांगमुख होणार। परांगमुख होने ये क्या है? एक मुहावरा है। परांगमुख होने का मतलब होता है कि पीछे हटना। तो उन्होंने कहा कि मैं परांगमुख होणार नहीं, जो महिलाओं का कल्याण मैं करूँगी इस काम से मैं परांगमुख होणार नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले। व्रत लेना यानी कसम लेना, शपथ लेना। तो उन्होंने कहा था कि मैंने शपथ ली कि स्त्री जातीची सुधारणा करने, यानी महिलाओं की सुधारणा करना, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में सुधारणा करना, इसका उन्होंने व्रत लिया था, कसम खाई थी, शपथ ली थी। रमाबाईंच्या ह्या उद्गारावरून त्यांना एकूण स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तड़मड़ होती हे दिसून येते। ये उनके जो उद्गार थे, उन्होंने कहा था ना कि मैंने शपथ ली कि भारतीय महिलाओं का मैं कल्याण करूँ। इससे हमें क्या समझ में आता है कि त्यांना स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते, कितना ज़्यादा उन्हें महिलाओं से प्यार था आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तड़मड़ होती, उनका दुःख दूर करने के लिए कितना बाध्य थी, अपने आप को उन्होंने उसके लिए तैयार रखा था, हे दिसून येते। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे
अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। देखो उनकी जो बेटी थी छोटी सी, वो बड़ी होकर क्या परदेशातून वो फॉरेन कंट्री में जाकर उन्होंने क्या सीखा, ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे ब्रेल लिपी का ज्ञान उन्होंने लिया, ब्रेल लिपी उन्होंने सीखी। ब्रेल लिपि होता है जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनको ब्रेल लिपि के द्वारा सिखाया जाता है। तो क्या हुआ, वो जब ब्रेल लिपी परदेश से सीखकर इंडिया में आई तो अंध स्त्रियांच्या शिक्षणाची सोय झाली। जो ब्लाइंड महिलाएं थी उनको भी एजुकेशन लेना आसान हो गया, क्योंकि ब्रेल लिपि के द्वारा पंडिता रमाबाई की कन्या जो बेटी थी, कन्या मतलब बेटी, मुलगी, उनकी मुलगी या बेटी का नाम क्या था, कन्या का नाम क्या था, मनोरमा, ये याद रखो आप लोग। तो वो अंध स्त्रियों को या महिलाओं को पढ़ाने लगी। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मुक्ति मिशन, एक संस्था की स्थापना की उन्होंने, इस्टेब्लिश किया एक संस्था जिसका नाम था मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन में क्या क्या काम होता था, मुक्ति मिशन मध्ये जुजबी शिक्षण देऊन, यानी एक शिक्षण दिया, जुजबी मतलब पढ़ना लिखना है ऐसा शिक्षण, एजुकेशन उन्हें दिया जाता था। देऊन मुलींना स्वावलंबी करत, और मुलींना स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट बनाया जाता था उनको। करत असतानाच रमाबाईने एक एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले, छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय भी उन्होंने महिलाओं को सिखाना शुरू किए। कौन कौन से उद्योग व्यवसाय थे देखो, केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, यानी टोपले यानी जो बास्केट थे वो बनाते थे। वाखाच्या दोऱ्या ओढणे, जैसे रस्सी वगैरह होती वो बनाते थे। वेताच्या खुर्च्या विणणे, यानी खुर्च्या यानी खुर्ची बनाते थे वो। चेयर बनाना सिखाया। लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींचा गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी मैल्यापासून खत, भांड्यावर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड संतरंजा विणणे, घाण्यावर ते काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोड़ने, पुस्तक बांधने, दवाखाना चालवने, धोबी काम, ये जो भी अभी आपको बताया, ये सब उन्होंने मुक्ति मिशन में उद्योग स्थापन किए। ये उद्योग उन्होंने, ये स्किल्स, ये हुनर महिलाओं को सिखाए ताकि वो स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने। तो जैसे आपको ये प्रश्न आ सकता है कि पंडिता रमाबाईंनी मुक्ति मिशन मध्ये कोणकोणते उद्योग सुरू केले, तो उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा देखो, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है, ये आंसर रहेगा। इसका प्रश्न क्या रहेगा, पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशन मध्ये स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावे लिहा। ये उद्योग, ये स्किल्स के नाम आप लिख सकते हो। असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रिया करत, ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली। नवलाईची यानी पहली बार लोग देख रहे थे कि महिलाएं भी कुछ ना कुछ काम कर रही है और इंडिपेंडेंट बन रही है, स्वावलंबी बन रही है। 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर, चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतः तयार केला। यानी रमाबाई ने बाद में क्या एक काम हाथ में लिया कि 2,500 यानी 2,500 लोग बैठ सकेंगे ऐसे प्रार्थना मंदिर, चर्च उन्हें बनाना था। तो लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, काटकसर म्हणून, काटकसर यानी पैसों की बचत कहेंगे, काटकसर मतलब पैसों की बचत करना। तो पैसों की बचत करने के लिए उन्होंने क्या किया, म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतः तयार केला। आराखडा यानी इसका जो डिज़ाइन होता है वो उन्होंने खुद ही तैयार किया और पैसा बचाया। और क्या किया, आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभार ही लावला। यानी अपने विटांचे यानी जो ईट होती है बांधकाम के लिए, ईट को भी उन्होंने डोक्यावर घेऊन घमेले वाहून बांधकामाला हातभार लावला। यानी अपने सर पर ईट लेकर उन्होंने मिस्त्री को दिया। मतलब इतना भी काम, मजदूरों वाला काम उन्होंने किया, किस लिए, काटकसर करण्यासाठी, पैसे बचाने के लिए। कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही। उन्होंने कमीपणा यानी अपने आप को छोटा नहीं समझा, कोई भी काम, हर एक काम उन्होंने किया। श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमी दिला। जो उनके आश्रम में यानी मुक्ति मिशन में जो भी मुली, गर्ल्स रहती थी, लड़कियां, लेडीज़ रहती थी, उनको उन्होंने क्या किया, श्रम प्रतिष्ठेचा धड़ा, एक सबक दिया, श्रम प्रतिष्ठा यानी मेहनत कितनी ज़रूरी है उसके बारे में। लेकिन कैसा धड़ा दिया, कैसा मैसेज दिया, अपल्या कृतीतून, खुद पहले काम करके, यानी उन्होंने खुद काम करने से पहले किसी और को काम नहीं बताया, पहले खुद उन्होंने काम किया और बाद में ये संदेश दिया, श्रम प्रतिष्ठा उन्हें सिखाई।
पंडिता रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती, पण त्या खचल्या नाहीत। उनका आयुष्य, उनकी लाइफ कैसी थी? संघर्षाची। उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और आनी संकटांची एक दीर्घ साखड़ी, उन्होंने बहुत सारे संकट का सामना किया। जैसे शादी करने के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके पहले आई भाऊ बहन जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उनकी डेथ हो गई, पण त्या खचल्या नाहीत, यानी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्त्रकातील एक कर्मयोगिनी व सत्शील साध्वी होत्या। ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि पंडिता रमाबाईंसाठी आलेली विशेषणे, यानी कौन कौन से विशेषण एडजेक्टिव्स पंडिता रमाबाई के लिए आए, तो 2 आए हैं, कर्मयोगिनी, सत्शील, साध्वी। यानी उनको कर्मयोगिनी यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाली और साध्वी कहा गया। त्या अशा सूर्यकन्या होत्या। और एक विशेषण आहे उनके लिए सूर्यकन्या, ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले, यानी उतने ब्राइट थे, इतने होशियार थे, लोगों के लिए काम किया, लेकिन क्या उनका अपना आयुष्य, उनका अपनी लाइफ कैसी थी? होरपळणे आली, यानी उनके ज़िंदगी में संकट बहुत सारे आए। पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत, लेकिन जो अनेक वाळवंटी आयुष्य यानी जो कुछ दूसरी महिला है उनका लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, संकट है, तो उनके लाइफ को उन्होंने क्या बनाया? नंदनवन बनाया, स्वर्ग बनाया करत कित्येक कालों की आयुष्य उजड़ून टाकली। जो भी जिनकी लाइफ अंधेरे में थी, दुख थे जिनकी लाइफ में, ऐसे महिलाओं का आयुष्य उन्होंने क्या किया? उजड़ून टाकली, यानी ब्राइट किया, अच्छा किया, सुखी किया, आनंदी किया। इस प्रकार से इस पार्ट में पंडिता रमाबाई के बारे में हमने जानकारी ली है। देखो इसके बाद दूसरे वीडियो में पंडिता रमाबाई का पार्ट 2 का वीडियो मैं आपको प्रश्नोत्तर में दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।